साथियों, मैं डॉक्टर अग्निदेव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू सोबाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज हम बीए भाग प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य राजनीति विचारों का इतिहास में प्लेटो के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम प्लेटो के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन के मूल धन्य विद्वान मनीषी प्लेटो का जन्म ईसा से 427 पूर्व एथेंस के एक कुलीन परिवार में हुआ था। पाश्चात्य जगत में सर्वप्रथम आदर्श राज्य यूटोपिया की काल्पनिक योजना प्रस्तुत करने वाले इस विद्वान दार्शनिक की माता का नाम पेरिकिटियानी और पिता का नाम एरिस्टोन था। उसके पिता एथेंस के अंतिम राजा कार्ड्स के वंशज थे, जबकि उसकी माता सोलन वंश में उत्पन्न हुई थी। अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्लेटो सुकरात के चरणों में बैठकर 8 वर्ष तक उसका शिष्य रहा। बचपन से ही उसे संगीत एवं व्यायाम में बड़ी रुचि थी। उसका पारिवारिक नाम एरिस्टोक्लीस था, किंतु उसके सुडौल, सुंदर और पुष्ट शरीर को देखकर उसके अध्यापक उसे प्लेटो कहा करते थे। युवा अवस्था में ही एरिस्टोक्लीस, जिसे उस समकालीन उसके उपनाम प्लेटो से जानते थे, क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत था। वह समझता था कि उसका जन्म सक्रिय राजनीति के लिए ही हुआ है, किंतु समय और परिस्थितियों ने उसे एक कुशल राजनीतिज्ञ के स्थान पर एक महान राजनीतिक चिंतक बना दिया। एथेंस की जनतंत्रीय सरकार ने उसके शिक्षक सुकरात की हत्या कर दी। इस घटना से प्लेटो को मार्मिक आघात पहुंचा। प्रजातंत्र एवं सक्रिय राजनीति से उसका विश्वास ही उठ गया। सुकरात के प्राणदंड के बाद वह अपने कुछ मित्रों के साथ एथेंस के निकटवर्ती नगर मेग्रा में चला गया। इसके बाद उसके जीवन का 12 वर्ष का इतिहास अज्ञात सा है। यद्यपि इस संदर्भ में एक अनुसूची है कि इस काल में वह लगातार इटली, यूनान और मिस्र के विभिन्न नगरों में घूमता रहा, और यह भी कहा जाता है कि उसने गंगा के तट तक भारत की यात्रा भी की थी। इन 12 वर्षों में प्लेटो ने देश देशांतरों में विभिन्न मतांतरों का अध्ययन भी किया। एथेंस वापस लौटने पर 386 ईस्वी पूर्व के लगभग उसने वहां अपना एक शिक्षणालय खोला। यही प्लेटो की वह सुप्रसिद्ध अकादमी थी जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त हुआ। अपनी आयु के 40वें वर्ष में प्लेटो ने इस अकादमी की स्थापना की थी और उसकी आयु के लगभग 40 वर्ष यहाँ पर अध्ययन अध्यापन कार्य में व्यतीत किए। वह विद्यापीठ 522 ईस्वी में रोमन साम्राज्य जस्टिनियन द्वारा बंद कर दिए जाने तक लगभग 900 वर्ष तक ज्ञान के प्रचार प्रसार का कार्य करता रहा। इसी के कारण एथेंस समूचे यूनान का ही नहीं बल्कि सारे यूरोप का बौद्धिक केंद्र बन सका। इस अकादमी में गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र आदि भौतिक विज्ञानों की शिक्षा को विशेष प्रधानता दी जाती थी, किंतु साथ ही राजनीतिज्ञ, कानूनवेत्ता तथा दार्शनिक शासक बनाने की शिक्षा भी दी जाती थी। जब प्लेटो 60 से 70 वर्ष की अवस्था के बीच था, तब वह अपने जीवन के आदर्शों को व्यवहार में लाने की दिशा में अग्रसर हुआ। उसने एक 30 वर्षीय तरुण शासक डियोनियस द्वितीय के पथ प्रदर्शन में अपने एक मित्र दियोन की सहायता करने के लिए सिराक्यूज की यात्रा की। दियोन की प्रेरणा से डायोनिसियस द्वितीय दार्शनिक शासक बनने के लिए तैयार हो गया। प्रारंभ में प्लेटो उक्त शासक को दार्शनिक बनाने की प्रक्रिया में कुछ सफल भी हुआ, किंतु अंततः वह स्वेच्छाचारी शासक उसके परामर्श को स्वीकार करने तथा उचित रूप से अध्ययन कर राज्य कार्य चलाने से मुकर गया। साथ ही कुछ चाटुकारों ने डायोनिसियस को दियोन के विरुद्ध भड़का दिया, जिसका परिणाम यह निकला कि दियोन को निर्वासित कर दिया गया और उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई। उसकी पत्नी का दूसरे पुरुष के साथ विवाह कर दिया गया। इन परिस्थितियों निराश होकर प्लेटो ने एथेंस लौटना ही श्रेयकर समझा। 361 ईस्वी पूर्व डियोसन ने प्लेटो द्वारा एक बार फिर सिराक्यूज आने का निमंत्रण दिया और उसके उपदेशों पर चलने का आश्वासन भी दिया, किंतु प्लेटो अपने पिछले कटु अनुभव के कारण सिराक्यूज की तीसरी यात्रा करने को उत्सुक नहीं था। किंतु तारेंतम के दार्शनिक शासक आर्कितास की प्रेरणा से आखिर वह वहां चला गया। प्लेटो ने डायोनिसियस को दर्शन शास्त्र के अध्ययन संबंधी कठिनाइयां बतलाई। साथ ही उसने उसे यह परामर्श भी दिया कि वह दियोन के विरुद्ध किए गए अन्यायों का प्रतिकार करे। फलस्वरूप दोनों में गंभीर मतभेद एवं व्यक्ति वैमनस्य उत्पन्न हो गया। प्लेटो की स्थिति एक प्रतिष्ठित बंदी जैसी हो गई। अंततः तारेंतम के शासक की सहायता और सामयिक हस्तक्षेप के द्वारा वह किसी तरह से कुशल एथेंस लौट सका। उक्त प्रयोग की असफलता ने प्लेटो की संपूर्ण आदर्शवादी विचार श्रृंखला को झकझोर कर रख दिया। वह व्यवहारिकता की ओर मुड़ा और अपने जीवन का शेष समय उसने अपने अंतिम ग्रंथ द लाज के लिखने में व्यतीत किया। 81 वर्ष की आयु में प्लेटो का देहावसान हो गया और वह दार्शनिकों का राजा और राज्यों को दार्शनिक बनाने वाला था। प्लेटो के ग्रंथों की संख्या 36 से 38 के आसपास मानी जाती है, किंतु इसमें प्रामाणिक ग्रंथ केवल 28 ही हैं। उसके प्रामाणिक ग्रंथों का बर्नेट द्वारा संपादित व ऑक्सफोर्ड द्वारा प्रकाशित यूनानी संस्करण 2662 पृष्ठों में प्रकाशित हुआ है।
प्लेटो के कुछ प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं: द रिपब्लिक 386 BC, द स्टेटमैन 360 BC, द लाज 347 BC, एपोलॉजी आदि हैं। प्लेटो द्वारा कहा गया कि राजशास्त्र का विशुद्ध विवेचन उसकी 3 कृतियों रिपब्लिक, स्टेटमेंट और लॉज में अधिक गहन व सुस्पष्ट किया गया है। उसके राजनीतिक सिद्धांतों को इन तीनों पुस्तकों के आधार पर मूल्यांकित किया जा सकता है। इन तीनों ग्रंथों के रचनाकाल की निश्चित तिथियों के बारे में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। जॉर्ज एच सेबाइन द्वारा इस ग्रंथ के संदर्भ में विभिन्न दृष्टि प्रकाशित किए गए हैं। प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक की रचना अपने विद्यालय की स्थापना के 1 दशक की अवधि के अंदर ही की थी। इस समय वह अपने विचार परिपक्व हो चुके थे, यद्यपि उसकी अवस्था परिपक्व नहीं थी। प्लेटो का विचार उसकी अपनी रिपब्लिक को एक समग्र ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत करना था। रिपब्लिक के सर्वश्रेष्ठ आलोचकों द्वारा भी यह विचार है, तथापि तथ्य यह है कि रिपब्लिक की रचनाएं कई चरणों में प्रकाशित हुई हैं। शैलीगत आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रथम अध्यायों में न्याय संबंधी विवेचना प्रारंभ काल की रचना रही होगी। प्लेटो ने लाज नामक ग्रंथ की रचना वृद्धावस्था में की थी। अनुश्रुति तो यहाँ तक है कि जब 347 ईस्वी में प्लेटो की मृत्यु, उस समय भी वह इसी ग्रंथ के प्रणयन में तल्लीन थे। इस प्रकार रिपब्लिक और लाज के रचना काल में 30 वर्ष या इससे भी अधिक समय का अंतर लगता है। रिपब्लिक में हमें प्लेटो के अदम्य उत्साह के दर्शन होते हैं। इसी समय उसने अपने विद्यालय की स्थापना की और उसी अवस्था की अपेक्षाकृत कम रही होगी। लाज में प्लेटो की निराशा अभिव्यक्त होती मिलती है। सिराक्यूज में मिली असफलता ने संभवतः उसे हतोत्साहित कर दिया था। स्टेटमेंट रचना उपयोग दोनों के बीच की है। संभवतः वह रिपब्लिक की अपेक्षा लाज के रचना काल में अधिक निकट प्रणीत होती है। प्लेटो की शैली या अध्ययन पद्धति। प्लेटो की शैली संवाद अर्थात वार्तालाप शैली है। वह घटनाओं को आधार पर सिद्धांतों नियमीकरण नहीं करता, बल्कि किसी विचार विशेष को लेकर उसका विश्लेषण एवं परीक्षण करता है और प्रकार के परीक्षण से प्राप्त विभिन्न विचारों की बार बार परीक्षा करके अंत में वह सत्य की प्रतिस्थापना करता है। उसकी इस अध्ययन पद्धति या विधि को रचनात्मक पद्धति भी कहा जा सकता है, जो बौद्धिक दृष्टि से सृजनात्मक थी। उसे पूर्णतः न तो आगमनम विधि या निगमन विधि को अपनाया और न ही अरस्तु की भांति किसी विशेष वैज्ञानिक विधि को परिचय दिया। प्लेटो की रचनाओं का रूप विधान आरंभ से लेकर अंत तक संवादों का है। व्याख्याता या शिक्षक होने के साथ ही प्लेटो एक महान लेखक भी था। अतः जब उसने कागज और कलम का सहारा लिया तो स्वभाव तो वह उसी लेखन शैली अपनाई जो अकादमी के छात्रों के साथ वाद प्रतिवाद की शैली होती थी। एक अच्छे शिक्षक की बात ही प्लेटो की इच्छा थी कि लोग उसकी शिक्षा के आधार पर चिंतन को सीखें। लेखक होने के नाते प्लेटो का विचार था कि यदि पाठक लेखक अपने मन की प्रक्रिया का अनुसरण करने लगे तो उनमें विचारों की ज्योत प्रखरता से जाग सकेगी। प्लेटो के संवाद में सुकरात एक प्रमुख अधिवक्ता है जो स्वयं प्लेटो के विचारों को अभिव्यक्त करता है। अपने संवादों के पात्रों का चुनाव प्लेटो ने बहुत सोच समझ कर किया है। अपने पात्र विशेषों के द्वारा वह केवल उन्हीं विचारों की उद्घोषणा करता है जो वास्तव में उस पात्र विशेष के माने जाते थे। वस्तुतः प्लेटो ने अपने व्यक्तित्व अपने शिक्षक सुकरात को इतना अधिक निमज्जित कर दिया है कि आज यह निर्णय करना अत्यंत कठिन है कि ऐतिहासिक दृष्टि से कौन कौन से विचार मूलतः प्लेटो के हैं और कौन कौन से सुकरात के हैं। धन्यवाद। अब हम प्लेटो पर सुकरात के प्रभाव का अध्ययन करेंगे और ये देखेंगे कि प्लेटो का सुकरात पर कितना प्रभाव पड़ा। प्लेटो पर अपने समकालीन विचारकों का प्रभाव है। इसमें पाइथागोरस और सुकरात मुख्य हैं। प्लेटो सुकरात का तो वर्षों तक शिष्य रहा और शायद ही उसका कोई ऐसा विचार हो जिसे वह अपने उस शिक्षक के द्वारा प्रभावित न हुआ हो। इसलिए मैक्सी ने लिखा है कि प्लेटो के दिल और दिमाग ने अपने शिक्षक के विचारों और भावों को पूर्ण रूप से आत्मसात किया है। सुकरात के जिन विचारकों का उस पर अधिक गंभीर रूप से प्रभाव पड़ा उनमें से कुछ का विवेचन निम्न प्रकार है। पहला, सद्गुण और ज्ञान में अभेद्यता। सुकरात सद्गुण एवं ज्ञान को अभिन्न मानता था। मेयर के शब्दों में, यदि हम ज्ञान तथा आचरण को एक ही मान सके तो आचरण का एक स्थायी मापदंड बन जाता है। जिस ज्ञान का आचरण से कोई संबंध न हो और जो केवल ज्ञान के लिए ही अर्जित किया गया हो, ऐसे ज्ञान इस यूनानी दार्शनिक की दृष्टि में कोई विशेष अर्थ नहीं रखता था। ज्ञान केवल सूचनाओं का संकलन मात्र नहीं, व्यक्ति के चरित्र निर्माण के साथ साथ उसका गहरा संबंध है। ज्ञान बुद्धि के माध्यम से ही समूचे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। यह इच्छा शक्ति और भावनाओं का निर्माण करता है। साहस, संयम, न्याय आदि सद्गुणों की उत्पत्ति ज्ञान से ही होती है। साहसी व्यक्ति वही बन सकता है जो भय तथा निर्भीकता का ज्ञान रखता हो। प्लेटो ने सुकरात से इन्हीं विचारों को ग्रहण किया। प्लेटो की रिपब्लिक का केंद्रीय विचार भी सद्गुण ही ज्ञान है। इसका अभिप्राय यह है कि संसार में कुछ सत्य
वस्तुपरक है और उनका ज्ञान प्राप्त हो सकता है। यह ज्ञान किसी आंतरिक अनुभूति अथवा कल्पना मात्र से प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत्तर बुद्धि संगत और तर्कसंगत अनुसंधान से ही मिल सकता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वह आदमी जो ज्ञानी है, जिसका नाम दार्शनिक, विद्वान या वैज्ञानिक कुछ भी हो सकता है, उसे शासन में निर्णायक शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। उसका ज्ञान ही उसे इस शक्ति का अधिकारी बनाता है। रिपब्लिक का यही मूल विचार है जो उसके प्रत्येक पक्ष पर छाया हुआ है। दूसरा, सद्गुण के स्वरूप। गुण या भलाई के स्वरूप संबंध में प्लेटो सुकरात का ऋणी है। सद्गुण के यूनानी शब्द अरेति, जिसका हिंदी शब्दार्थ होता है उत्कृष्टता, सुकरात की भांति प्लेटो को भी यही मान्यता थी कि प्रत्येक वस्तु की भलाई या गुण इसी बात में है कि उसमें वह गुण हो जिसकी संपूर्ति के लिए उसका जन्म हुआ है। निम्नलिखित गुणों में उन्होंने 4 गुणों को महत्वपूर्ण बताया। वो कहते हैं कि विवेक, साहस, संयम और न्याय, ये चारों ही गुण संयुक्त रूप से मानवीय गुण या उत्कृष्टता का निर्माण करते हैं। तीसरा है शासन संचालन। प्लेटो ने सुकरात से यह विचार भी लिया है कि शासन संचालन डॉक्टरी अथवा नौका संचालन की भांति एक विशिष्ट कला है। शासन का ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञों को ही शासन संचालन का अधिकार दिया जाना चाहिए। जैसे प्रत्येक व्यक्ति एक कुशल मूर्तिकार या निपुण संगीतज्ञ नहीं हो सकता, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को योग शासक भी नहीं बन सकता। शासक की उपमा डॉक्टर से देते हुए सुकरात ने कहा था कि जनता बीमार है, इसलिए हमें अपने स्वामियों का इलाज करना चाहिए। प्लेटो ने भी यह स्वीकार किया कि जनता बीमार रोगी के समान होती है और शासक एक सामाजिक डॉक्टर की तरह है। जिस प्रकार डॉक्टर को मरीज ठीक करने के लिए कड़वी दवाई देनी पड़ती है, ठीक उसी प्रकार आवश्यकता पड़ने पर शासक को भी कठोर व निर्दयतापूर्वक निर्णय लेने पड़ते हैं। प्लेटो की दार्शनिक पद्धति का आधार सुकरात का सत्ता सिद्धांत है। सुकरात के इस सिद्धांत का अर्थ यह था कि यथार्थता वस्तुओं के विचारों में अंतर्निहित होती है। यह पूर्ण स्थायी एवं अपरिवर्तनशील सत्ता है जो इंद्रियों से अनुभव होने वाले पदार्थों के मूल में निवास करती है। इस प्रकार प्लेटो के दर्शन पर सुकरात का प्रभाव स्पष्ट है। बर्नेट के शब्दों में प्लेटो का दर्शन सुकरात के ज्ञान के जीवाणुओं का वह विकास है जो प्लेटोनिक निष्कर्षों के रूप में रिपब्लिक में उद्भव हुआ है। दूसरे शब्दों में मूल्य मान्यताएं सुकरात है, पर उसकी तार्किक निष्कर्ष प्लेटोवादी कहा जा सकता है। नेक्स्ट अध्याय में हम प्लेटो की न्याय व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।